ये छात्रों नमस्कार। यह वीडियो पाचन तंत्र का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पार्ट 1 में मैंने बताया था पाचन तंत्र को कितने भाग में बांटा गया है तथा आहार नाल क्या है एवं मुख गुहा और इसके अतिरिक्त मुख गुहा में पाचन तथा दांत के प्रकार, इन सब पर मैंने बारीकी से पूरी जानकारी दी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तब ये वीडियो वॉच कीजिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, अमाशय में पाचन तथा आंत और छोटी आंत के बारे में मैं आपको बारीकी से समझाने वाला हूँ। तो इसमें जितने भी पार्ट्स आप देख रहे हैं पाचन तंत्र के, इस सब को अगर आप जान लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। मैं कम से कम 10-12 मिनट का वीडियो बना करके मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो चलिए अब हमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रसनी से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ग्रसनी आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ जो ग्रसनी है इस ग्रसनी के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए यहाँ नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ लिखा गया है कि ग्रसनी जो है ये मुखगुहा का पिछला भाग है ग्रसनी, ठीक है। जैसे कि मुखगुहा यहाँ पे देखो, जैसे ये मुखगुहा का आप इसका एरो देख लो कहाँ पे है और ग्रसनी का एरो देख लो, तो बिल्कुल ये क्या है मुखगुहा के पीछे वाला भाग जो होता है वो ग्रसनी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब हम ग्रसनी को तो समझ गए कि मुखगुहा के पीछे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि मुखगुहा के पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं तो आप कहोगे ग्रसनी। इसी तरह अब हम बात करते हैं ग्रासनली की। तो ग्रासनली आप देख सकते हो यहाँ पे है कि मुखगुहा से लार युक्त भोजन ग्रासनली में पहुँचता है। यह एक लंबी नली है जो अमाशय में खुलती है। इसके क्रमाकुंचन क्रिया के कारण भोजन नीचे की ओर खिसकता है। यहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जैसे कि ग्रासनली जो होता है वो मुखगुहा से लार युक्त भोजन ग्रासनली में पहुंचाते हैं। कहने का जो भी हम भोजन खाते हैं और भोजन जब चबाते हैं तो लार का निर्माण होता रहता है, उन सभी जो होता है वो ग्रासनली में पहुंचता है मुखगुहा से। जैसे मैं आपको यहाँ फिगर में दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे मुखगुहा है और यहाँ ग्रासनली जो आप ये लंबी पाइप देख रहे हैं ये, तो यहाँ से जब हम भोजन कोई भी पदार्थ खाते हैं तो वो ग्रासनली में पहुँचता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ भोजन का इसमें आदान होता है, प्रदान नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो भोजन आती है वो इस भोजन में पचता नहीं है, ठीक है। तो ये इस ग्रासनली में जो भोजन आता है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ग्रासनली में जो भोजन आता है वो जाता है कहाँ पे, यहाँ पे देख लो अमाशय में खुलती है। कहाँ जाती है वो, मतलब कि जो भी आती है वो अमाशय में आती है। ओके फ्रेंड्स, तो ग्रासनली आप बारीकी से समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अमाशय की। यहाँ पे अमाशय देखो, ये देखो अमाशय यहाँ लिखा गया है कि यह वक्ष गुहा में बाईं तरफ फैली हुई रचना है, ठीक है। जैसे वक्ष गुहा में अमाशय आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अमाशय आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है कि वक्ष गुहा में बाईं तरफ यहाँ फैली हुई संरचना है, ये हमारे पास अमाशय है। यहाँ इसके एरो के निशान से आप देख सकते हैं कि अमाशय कहाँ पे होता है, ठीक है, अग्नाशय के जो बाजू में है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि यह वक्ष गुहा में बाईं तरफ फैली हुई रचना है जो 3 भागों में बटी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अमाशय कितने भागों में बटी होती है तो आप कहोगे भैया 3 भागों में बटी होती है। कौन कौन से भाग हैं, तो पहला हमारे पास है अग्रभाग जिसे हम कार्डियक कहते हैं। दूसरा हमारे पास है मध्य भाग जिसे फंडिक कहते हैं। इसी तरह तीसरा हमारे पास जो भाग है वो है पश्च भाग जिसे पाइलोरिक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं कि लिखा गया है कि अमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अमाशय की भित्ति पर क्या पाई जाती है तो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। देखिए भित्ति कहिए भीतरी कहिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अमाशय की भित्ति पर हमेशा क्या पाई जाती है, याद रखना जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हो सकता है तो ऑब्जेक्टिव तौर पे इसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे अमाशय में पाचन की बात कर लेते हैं। तो अमाशय में पाचन आप देख लीजिए, यहाँ लिखा गया है कि अमाशय में पाचन, अमाशय में प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। कहने का मतलब जो होता है प्रोटीन जो होता है वो ज़्यादातर अमाशय में पचता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है कि अमाशय की भीतरी दीवार पर उपस्थित
जठर ग्रंथियां, जैसा कि जानते हैं कि आमाशय की भीतरी जो दीवार होती है यानी भित्ति जो होती है उस पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया कि जठर ग्रंथियां जठर रस स्रावित करती है। कहने का मतलब यह हुआ कि जठर ग्रंथियां क्या निकालती है, तो जठर रस निकालती है। ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा कि आमाशय की भित्ति पर क्या पाई जाती है, तो आप कहोगे जठर ग्रंथियां पाई जाती है। और उसका कार्य क्या है, तो उसका कार्य है कि जठर रस निकालना। ठीक है दोस्तों, और जो जठर रस निकलता है यहाँ पे लिखा गया है कि जो अत्यधिक अम्लीय होता है, भाई वो जठर रस जो निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा अम्लीय होता है और उसका पीएच मान कितना हो, तो वो है 1.8 होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि जिसका पीएच मान जितना कम होगा उतना ही वो ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, तो जठर रस निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा अम्लीय होती है। और कौन कौन से जठर रस उसमें से निकलता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सा है यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा गया कि जठर रस के अंतर्गत, यानी जठर रस में कौन कौन से आता है वो देखिए। पहला आता है पाचक एंजाइम्स, दूसरा यथा पेप्सिन, अगला हमारे पास है कि रेनिन और तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। ठीक है, एवं म्यूकस आता है। जठर रस से हमारे पास क्या होता है, जठर रस निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा गया है कि HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजन, ठीक है, यहाँ देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। ठीक है, याद रखिए हाइड्रोक्लोरिक की उपस्थिति में पेप्सिनोजन किस में बदल जाता है, सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए बदल जाता है एवं प्रोटीन को सरल अणुओं, पहले प्रोटीओज फिर पेप्टोन्स में बदल देता है, यानी तोड़ देता है उसको। ठीक है दोस्तों, देख लो लिखा गया है कि अगला स्टेप में आमाशय में उपस्थित एक अन्य एंजाइम जिसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज वसा का पाचन करके इसे ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगला स्टेप देखोगे तो यहाँ लिखा है कि म्यूकस जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम कर आमाशय की रक्षा करती है। यानी कहने का मतलब देखिए, जैसे म्यूकस जो होता है वो क्या करता है, जठर रस को अम्लीय प्रभाव को कम करता है। जठर रस में जो भी अम्लीय होती है उसको क्या कर देता है, म्यूकस कम कर देता है, जिससे क्या होता है, आमाशय सुरक्षा हो जाता है। अगर आपको इससे एक तर्क निकलता है कि भाई आमाशय को किससे खतरा है, तो जठर रस से काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि वो ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, तो अगर हम अम्लीय को यानी म्यूकस अगर नहीं रहेगा तो आमाशय की रक्षा नहीं हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, इसे आमाशय क्या है आप देखे थे ना वीडियो में, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए आमाशय हमारे पास कहाँ है, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये आमाशय है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये सब समझ गए आमाशय के बारे में। अब बात करते हैं आंत के बारे में। चलिए आंत के हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है कि मनुष्य के आंत की लंबाई लगभग 22 फीट होती है। मनुष्य की आंत की लंबाई कितनी होती है फ्रेंड्स, तो होती है 22 फीट। ओके, तथा शाकाहारियों में आंत की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है। कहने का मतलब जो मांस मछली खाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, देखिए उसमें जो होता है 22 फीट ही लंबाई होती है, लेकिन मांस मछली खाने वाले से जो नहीं खाता उसकी जो आंत की लंबाई होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अब हमारे पास है कि भोजन अवशोषण हेतु अतिरिक्त पृष्ठ क्षेत्र यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ हाइट था, मिल सके मनुष्य की आंत को 2 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि मनुष्य की आंत को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 2 भागों में। कौन कौन सा, एक छोटी आंत, दूसरा बड़ी आंत। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे छोटी आंत के बारे में। तो छोटी आंत यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है कि छोटी आंत 3 भागों में विकसित होती है, यानी बटी होती है। आइए मैं आपको फिगर में बताता हूँ कि छोटी आंत कितने भागों में बटी होती है। यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटी आंत है, इसके एरो के निशान से आप पता कर सकते हैं कि कौन हमारे पास छोटी आंत है। ये बीच वाला जो पार्ट देख रहे हैं वो छोटी आंत होता है। अब छोटी आंत जो होता है किन किन भागों में बटा होता है, ये यहाँ देख सकते हैं कि ग्रहणी, ओके, अग्र क्षुद्रांत, उसके बाद क्षुद्रांत, इन सभी पार्ट में बटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, छोटी आंत। आइए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चर्चा कर लिया कि छोटी आंत जो 3 पार्ट में बटी होती है, वहाँ पे यहाँ भी लिखा हुआ है कि ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत यहाँ पे तथा क्षुद्रांत, ये 3 पार्ट है। अब यहाँ पे हम इसके बारे में जान लेते हैं कि लिखा गया कि आमाशय से निकलने के पश्चात भोजन अम्लान
यहाँ पे लिखा गया कि अमाशय से भोजन निकलने के पहचान अम्लान कहलाता है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि अमाशय से जो भोजन निकलता है, जब निकलता है तो उस भोजन का नाम क्या दिया जाता है, तो उस भोजन का नाम दिया जाता है अम्लान। ठीक है दोस्तों, कहलाता है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा गया कि यह कायम ग्रहणी में पहुँचता है, जहाँ सबसे पहले यकृत यानी लीवर, यकृत से निकलकर पीत रस इसमें मिलता है। क्षारीय प्रकृति का होने के कारण पीत रस कायम को क्षारीय बना देता है। पीत रस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है और यहाँ अग्नाशय से स्रावित अग्नाशय रस आकर कायम में मिलता है। इसके पश्चात यह इलियम में पहुँचता है, जहाँ आंत रस की क्रिया कायम पर होती है। छोटी आंत में भोजन के, यहाँ पे लिखा है छोटी आंत में भोजन के, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भोजन के पूर्ण पाचन के उपरांत, कहने का मतलब यह हुआ कि भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है, जैसे हम मुख से खाते हैं भोजन, है ना, तो भोजन तो मुख से पचना स्टार्ट हो जाता है, जो मैंने पहली वीडियो में बताया था। और जो भोजन खाते हैं उसका पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि पूर्ण पाचन के उपरांत उसका अवशोषण भी छोटी आंत में स्थित रसांकुर द्वारा होता है। बिना पचा हुआ कायम बड़ी आंत में पहुँचता है। यानी जो मतलब जो पदार्थ नहीं पचता है, जो खाते हैं, वो क्या होता है, जो कहाँ पहुँचता है, तो वो बड़ी आंत में पहुँचता है। तो बड़ी आंत में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये पार्ट आप देख रहे हैं कि बड़ी आंत और बड़ी आंत भी 3 प्रकार के होते हैं, जो हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये लाइन जो देख रहे हैं चारों साइड से घूम करके आ रहा है, वो हमारे पास क्या है, बड़ी आंत है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ गए, तो इतना तक था और आशा करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी दोस्तों।